हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें जो है सो यही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जो है सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस सेशन के लिए। अगर आप लोग का लाइक रहेगा और कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो मैं आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं सीधा जीएस की तरफ। 39 नंबर से जीएस शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। यह शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। यह शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है सो सी नंबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। बरसाती के दिनों में जो शुष्क बल्ब तापमापी है वह आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। 40 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में हम किस गैस को मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन में है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की संख्या जिस अभिक्रिया में घटती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम अपचयन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप बताइए कि कौन सा इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना आंसर देते रहिएगा। तो इसमें जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, क्योंकि गामा किरण और एक्स किरण जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अल्फा किरण जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु के nवें अस्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें अस्थिर कक्ष का अर्धव्यास होता है वह किसके समानुपाती होता है। यानी कि पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष का अर्धव्यास जो है सो समानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा n²। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु का nवां अस्थिर कक्ष का अर्धव्यास जो है सो n² होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर के क्वेश्चन में है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एरोबिक श्वसन के दौरान CO2 का निष्पादन 3 पदों में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। मानव नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव गुर्दे में निस्यंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। यानी कि गुर्दे किडनी की इकाई को क्या कहते हैं। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रेकिया में हृदय गति
ट्रैकिया में हृदय गति हो जाती है। ट्रैकिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? तो ट्रैकिया में जो है सो हृदय गति तेज हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिया में हृदय गति तेज हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, या फिर चंद्रयान-3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। फिर उसके बाद है, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन कौन सा ऑप्शन जो है सो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। जी हाँ दोस्तों, 47। यह आंसर जो है सो बीपीएससी द्वारा दिया गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। केवल 3 जो है सो चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो केवल ये सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि इसमें केवल ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जो महात्मा गांधी का प्रतिमा है उसका जो है सो निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था ऑप्शन नंबर बी, राम सुतार ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो राम सुतार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 नंबर का आंसर हो जाएगा ई, इसमें से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। यह जो है सो उन पैनल में नहीं थे। फिर 51 नंबर का क्वेश्चन करंट अफेयर से, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका बी है, अदिति स्वामी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 52 है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो आप बताइए, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नमक आंदोलन पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में जो है नमक आंदोलन अप्रैल में शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में अप्रैल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है उसने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? भूकंप की गहनता मापने के लिए कौन सा पैमाना इसमें से उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की गहनता मापने के लिए मर्कली पैमाना का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। निक्षालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से एक से अधिक जो है सो इसका निक्षालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कितने देशों का जो है सो सामान्य सीमा हमारा देश साझा करता है? कितने राज्यों का सीमा जो है सो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है? 57 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे देश में राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का जो है सो सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? फसलों के बारे में भी आप लोगों को अगर एग्जाम देने आप जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक का, तो फसलों के बारे में भी आपको ज़रूर जो है सो पढ़ना चाहिए अभी से ही। तो आप इसका आंसर बताइए कि 60 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो जायद फसल बीपीएससी के अनुसार यह इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तरबूज जो है सो एक जायद फसल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का जो मैदान है वह किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। मगध और अंग जो है सो ऊपरी गंगा का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी भूरा बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, यह जो है सो किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है सो हिमालयी भूरा बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, यह सभी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए इसमें, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो होम रूल लीग जो है सो किसने प्रारंभ किया था 1915 ईस्वी में, यह आपको बताना है। इसका भी आंसर जो है सो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि 1915 में होम रूल लीग जो है सो किसने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था?
नमक सत्याग्रह में बिहार में, जी हाँ दोस्तों, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो आप लोग बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ कर जाएँ जीके जीएस के लिए। तो इसका आंसर बताइए कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। सीधा सीधा पूछा है कि नील दर्पण जो नाटक है जिसमें नील कृषकों की दशा का विवरण किया गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की। अनुशीलन समिति के जो से स्थापना जो है सो पटना में किसने की थी। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ऑप्शन नंबर एक, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की थी। अब आप लोग बताइए कि 1913 में सॉरी, अनुशीलन समिति की एक शाखा को छोड़िए, अनुशीलन समिति किसने स्थापित किया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो गया अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप लोग कमेंट में बताइए। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रविदों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था। द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में, द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में हुआ था।